4 अप्रैल 2008 को सिनेमाघरों में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शौर्य। ये फिल्म भारतीय सेना के नाम पर बनाई जाती है, लेकिन पूरी फिल्म में इंडियन आर्मी के एक ब्रिगेडियर को न सिर्फ सनकी और मुसलमानों से नफरत करने वाला दिखाया जाता है, बल्कि ऐसे अहंकारी और घमंडी तानाशाह के रूप में उसे प्रेजेंट किया जाता है जो बेगुनाह कश्मीर मुसलमानों को मरवाता भी है। सैकड़ों राठौर की फौज खड़ी कर दूं और मैं करूंगा, इनको खत्म करूंगा, मैं एक एक दीमक को निकाल निकाल के मारूंगा मैं। और ऐसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों फिल्में हमारे बॉलीवुड में बनाई गई हैं जिसमें देश की भारतीय सेना को क्रूर दिखाने से लेकर होमोसेक्सुअल पर्सनालिटी दिखाने तक, उनके परिवार की महिलाओं को कैरेक्टरलेस दिखाने से लेकर बच्चों में सेना के खिलाफ नफरत भरने तक, हर वो तरीका जिससे भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ा जा सके, ये फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों और वेब सीरीज के माध्यम से करते आए हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये फिल्म मेकर्स देश की सेना को बदनाम करने वाली फिल्में बनाते आए हैं? आखिर क्या ऐसी फिल्मों को बनाने के पीछे उनका एजेंडा और कैसे चलाया जाता है फिल्मों के माध्यम से भारतीय सेना को बदनाम करने वाला प्रोपेगेंडा? और कौन सी है वो फिल्में और कौन है उन फिल्मों के निर्माणकर्ता? और कैसे आज एक फिल्म धुरंधर ने उन सभी नैरेटिव को तोड़कर रख दिया है जिससे उन सभी सो कॉल्ड फिल्म मेकर्स की धुरंधर से सबकी जली तो है। इन सभी सच्चाइयों को आज की वीडियो में अनबॉक्स किया जाएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बात यहाँ पर उस भारतीय सेना की है जिनके दम पर हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने धुरंधर फिल्म तो देख ही ली होगी और जिस तरह से इस फिल्म में देशभक्ति को एक अलग लेवल में दिखाया है उससे उन सभी फिल्म मेकर्स की सच में जली तो है। और वो क्यों जली है उसको समझने के लिए उनके कलम से निकले उनकी उस सोच को समझना बहुत जरूरी है जो अपनी फिल्मों में आज तक दिखाते आए हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई IC-814 वेब सीरीज को ही देख लीजिए। ये वेब सीरीज 99 कंधार प्लेन हाईजैक पर बनाई गई थी जिसे पाकिस्तान के ISI आतंकी संगठन ने ओसामा बिन लादेन की मदद से अंजाम दिया था। लेकिन डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आर्ट की आड़ में न सिर्फ पाकिस्तानी आतंकवादियों को इसमें क्लीन चिट दे दिया था, बल्कि उन्हें इतना ह्यूमनाइज करके दिखाया था कि जैसे वो आतंकवादी नहीं बल्कि चांदनी चौक के भटके हुए नौजवान थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वेब सीरीज में अनुभव चचा ने अपने फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी का पूर्ण इस्तेमाल करते हुए उन सभी आतंकवादियों को उनके असली इस्लामिक नामों के साथ नहीं बल्कि भोला और शंकर जैसे आध्यात्मिक नामों के साथ बुलाया था और उन्हें इतना स्वीट आतंकवादी दिखाया था कि वो प्लेन में अपहरण की यात्रियों के साथ अंताक्षरी खेलते हैं। अब इस तरह के भाईचारा जिसमें इस्लामिक आतंकवादियों को भोला और शंकर और स्वीट बताया जाता है, उसके पीछे अनुभव चाचा जी का क्या अनुभव यानी कि क्या कारण हो सकता है उसे आगे चैप्टर में देखेंगे। लेकिन उससे पहले शौर्य फिल्म के इस सीन को देखिए। कौम जानते हो क्या? कौम निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में, इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। ये वीडियो क्लिप आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल किए जाते हैं। अब जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें तो लगेगा कि ये फिल्म बहुत ही बढ़िया होगी, लेकिन जब आप पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इस फिल्म में एक इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर को न सिर्फ सनकी और मुसलमानों से नफरत करते दिखाया जाता है, बल्कि एक ऐसे अहंकारी और घमंडी तानाशाह के रूप में उन्हें प्रेजेंट किया जाता है जो बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों को मरवाता भी है। चल बता, क्या नाम है? मुस्ताक। हैं? जी मुस्ताक। अब्बू का दिया नाम है या बड़े मियाँ का? अब्बू का। अबे जोर से बोल, सुनाई नहीं दिया। जी अब्बू का। चल बता, तेरे अड्डे कहाँ हैं? अब इस फिल्म के डायरेक्टर और लेखक की बात करें तो उनका नाम है समर खान। समर अपनी फिल्मों में बताते हैं कि कैसे एक ब्रिगेडियर प्रताप सिंह और उनकी सेना राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर कश्मीरी मुसलमानों को परेशान करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं और उनके बच्चों को मारते हैं। फिल्म के अंत में भले ही कोर्ट रूम के सीन में के मेनन के डायलॉग को बहुत हाईलाइट किया गया था, लेकिन अंत में समर खान ये साबित कर देते हैं कि कैप्टन जावेद खान सही है और ब्रिगेडियर प्रताप सिंह गलत। और इसी तरह एक फिल्म साल 2000 में आई थी, नाम था मिशन कश्मीर। आप सबको ये फिल्म तो याद ही होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विदु विनोद चोपड़ा जी ने। जी हाँ, ये वही फिल्म निर्माता और निर्देशक है जिन्होंने पीकी और शिकारा जैसी मूवी बनाई है। इस फिल्म में भी उन्होंने आर्ट के नाम पर यही बताया था कि आतंकवाद का कोई धर्म से लेना देना नहीं होता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम, आर्मी और पुलिस के द्वारा सताए गए लोग होते हैं जो कि गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। जैसे कि फिल्म में ऋतिक रोशन यानी कि अल्ताफ निकल पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक सीन में तो चोपड़ा साहब ने सन 84 के हुए सिख दंगों का जिम्मेदार हिंदुओं को ही बता दिया है। मैं समझ सकता हूँ अविनाश। नहीं, तुम कुछ नहीं समझ सकते। नहीं, मैं कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरे घर वाले तो है ही नहीं। सबको मार दिया गया एक ही दिन में, सन 84 दिल्ली में। मेरे बाप के गले में डाल डालकर चला दिया था। तुझे पता है किसने? एक हिंदू ने। मादरजात, किस किस से बदला लूं बोल? मार दूंगा तुझे भी। आई हिंदू। सोचिए कि जो 84 में हुए सिख दंगे जग जाहिर है कि उसे कुछ पंजा छाप नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए अंजाम दिया था। उससे अपनी फिल्मों के माध्यम से चोपड़ा साहब ये बताते हैं कि सरदारों को मारने वाले कोई राजनीतिक गुंडे नहीं बल्कि हिंदू थे।
और इस तरह की फिल्में आर्ट थी या फिर प्रोपेगेंडा, वो आप फैसला कीजिएगा। लेकिन इस तरह के नैरेटिव फिल्में क्यों चलाए जाते थे उसे भी आगे विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2014 में आई हैदर फिल्म के इस क्लिप को भी देख लीजिए। ना है ऑर्डर, जिसका लॉ है उसका ऑर्डर, नीड ऑन ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर खेला हमसे बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान। अरे कोई तो हमसे भी पूछे कि हम क्या चाहते हैं। इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी। सोचिए कि जिस कश्मीर के लिए न जाने कितने भारतीय जवानों ने अपना बलिदान दे दिया, उस कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाने की न सिर्फ बात की जाती है बल्कि भारतीय सेना को एक विलेन के रूप में इसमें दिखाया जाता है। फिल्म में बताया जाता है कि भारतीय सेना और सिस्टम की वजह से एक आम कश्मीरी नौजवान आतंकवादी बनता है, लेकिन फिल्म मेकर्स के शब्दों में कहें तो आतंकवादी नहीं बल्कि क्रांतिकारी बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फिल्म में कश्मीर के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को शैतान का घर बताया जाता है। और ऐसी फिल्म को 2014 में नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में 5 अवार्ड दे दिए जाते हैं। और अगर इस फिल्म के बनाने वाले के नाम की बात करें तो इनका नाम है विशाल भारद्वाज, जिनकी विचारधारा के बारे में भी आगे बात करूंगा। उससे पहले राजी फिल्म की बात करना भी बहुत जरूरी है। राजी फिल्म, वैसे तो ये फिल्म हरिंदर सिंह सिक्का की किताब कॉलिंग सहमत पर बनी थी, जिसे बनाने वाले डायरेक्टर का नाम है मेघना गुलजार। लेकिन मेघना गुलजार इस फिल्म को इस तरह बना देती है जिसमें महिला जासूस सहमत को अपने काम पर गर्व नहीं बल्कि पछतावा होता है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। खैर ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि फना, टाइगर, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, पठान। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें निर्देशक की पाकिस्तान परस्त प्रेम को आप साफ साफ देख सकते हैं। और ऐसी एक फिल्म आई थी मैं हूं ना, आप सब लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, जिसे फराह खान ने बनाया था। ये फिल्म इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच एक मधुर संबंध को स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें फिल्म का जो विलेन था वो एक इंडियन आर्मी का जवान होता है, जिसका नाम फराह खान ने रखा था राघवन। और आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी के नाम पर बड़ी चालाकी से इसमें यह दिखाया जाता है कि पाकिस्तान तो अमन परस्त देश है, इंडियन आर्मी के कुछ जवान हैं जो अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में दोनों देशों के बीच में शांति समझौता नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान भी हमारा साथ दे रहा है। सुना मैंने, हमारा यही भोलापन इस देश को ले डूबेगा। नहीं राघव, तुम जैसे लोग इस देश को ले डूबोगे, तुम जो सिर्फ नफरत करना जानते हो, खून बहाना जानते हो, जैसे हिंसा की इतनी आदत हो गई है कि अमन के नाम से भी डर लगता है। और सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि कुछ वेब सीरीज जैसे कि कोर्ट एम में आर्मी ऑफिसर को न सिर्फ होमोसेक्सुअल बताया जाता है बल्कि दलित और राजपूताना जातिवाद का कार्ड भी खेला जाता है। इस सीरीज में आर्ट के नाम पर यह बताया जाता है कि कैसे कर्नल सूरवीर चौहान अपनी राजपूताना शान को बचाने के लिए एक दलित आर्मी ऑफिसर को मरवा देता है क्योंकि वो उसकी बेटी से प्यार करता है। 2 कौड़े के नौकर की हैसियत होती है इनकी। सारी जिंदगी साला ऐसी एसटी कोटा पर जीते हैं, हमारे टैक्स की बदौलत अपनी जिंदगी गुजारते हैं और फिर हमसे कंधा मिलाकर चलेंगे। Bloody leeches of the world, that's what they are। वो लड़की, she ended up falling in love with that Dalit boy। उसकी औकात नहीं है कि वो राजपूत लीनेज को बर्बाद करे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों इस तरह की फिल्में अभी तक बनते आ रही थी, और क्या ये सब फिल्म मेकर्स जो ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं, क्या ये सब एंटी नेशनल है या फिर इसके पीछे की कुछ और वजह है? आइए समझते चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर्स आपको मिल जाएंगे जो अपनी फिल्मों के माध्यम से रियलिटी कम और प्रोपेगेंडा ज़्यादा परोसते हैं। उनमें से एक नाम है अनुभव सिन्हा। अनुभव सिन्हा की आप जितनी भी फिल्में देखेंगे उसमें आपको उनकी विचारधारा के अनुसार उनका एजेंडा साफ दिखाई दे देगा। आर्टिकल 15 जो कि यूपी के बदायूं में हुए 2 दलित लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की रियल घटना से प्रेरित थी, जिसके अपराधी यादव कम्युनिटी से आते थे। लेकिन निर्देशक साहब ने बड़ी चालाकी से अपनी फिल्म में विलेन को ब्राह्मण बताकर दलित और ब्राह्मणवाद का कार्ड खेल दिया। उसके बाद अगर आप इनकी और फिल्में देखेंगे जैसे कि मुल्क, भीड़, अफवाह या फिर IC 814, इन सभी फिल्मों में साहब जी के खास मजहब और पाकिस्तानी प्रेम को आप साफ साफ देख सकते हैं। अब उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जितना प्यार था उतना ही है, बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ है। मतलब जब मैं अलीगढ़ पढ़ने आया था 1982 दिसंबर में, तो बनारस में मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों में ऐसा जिक्र था कि जैसे पाकिस्तान जा रहा हूँ। ये जो सिंबलिज्म है ना, ये सिंबलिज्म है जो आपने टोपी दी मुझे, ये हमारी परंपरा है जो सिंबलिज्म से आई है। इसको लेके एक कुछ भी कहानी बनाई जा सकती है, इसको लेके मेरे बारे में 1000 बातें की जा सकती हैं, की जाएंगी, और मुझसे लड़ने को तैयार है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। और अनुभव सिन्हा की तरह एक और बहुत बड़े निर्देशक है जिनकी फिल्मों में आपको पाकिस्तानी प्रेम भर भर के मिलेगा, उनका नाम है कबीर खान। न्यूयॉर्क, एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान, 83, ये उनकी कुछ फिल्में हैं जिसमें भाईजान का पाकिस्तानी प्रेम आपको साफ साफ दिखाई देगा। खैर, कबीर खान की फिल्में इतनी पाकिस्तानी परस्त क्यों होती हैं उसके बारे में मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। हिंदुस्तान का सनीमा सीरीज का यह दूसरा पार्ट है जिसका लिंक पहले पार्ट के साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
और अब बात करते हैं हैदर फिल्म बनाने वाले निर्देशक विशाल भारद्वाज की। तो इनके विचारों को पढ़िए। इनके हिसाब से द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा फिल्में थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी। और इनके हिसाब से भारत सरकार जो सीए का कानून लेकर आई थी, जिसमें पड़ोसी देशों से आने वाले प्रताड़ित हिंदू, जैन, सिख और पारसी समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान था, वो इनके हिसाब से धर्म के आधार पर लोगों को बांटने वाला कानून था। और अब मिशन कश्मीर और पीके जैसे फिल्म बनाने वाले विनोद चोपड़ा, उनके विचार कश्मीर और भारतीयों को लेकर क्या थे, आपको इस आर्टिकल के माध्यम से पता चल जाएगा, जिसमें मिशन कश्मीर के लेखक की किताब के हवाले से बताया गया कि कैसे चोपड़ा साहब का मानना है कि भारतीयों ने कश्मीर को बर्बाद किया है। वैसे यहाँ उन्होंने कुछ और बोला था जिसे आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, उसे मैं नहीं बोल सकता, आप लेकिन पढ़ लीजिए। और ये वही फिल्म मेकर्स है जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के पलायन को एक नॉर्मल ट्रेजेडी की तरह दिखाकर उसे एक लव स्टोरी बदलकर शिकारा जैसी फिल्म बनाई थी। और इनकी जो धर्म पत्नी है अनुपमा चोपड़ा, जो खुद को फिल्म समीक्षक बोलती हैं, इन्होंने न सिर्फ द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा बताते हुए हिंदुओं के जनसंहार को ही सिरे से खारिज कर दिया था, बल्कि धुरंधर जैसी फिल्म को एंटी पाकिस्तान, थकाऊ और उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाला बताया था। Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब तो हिंदू हैं, उसमें भी ज्यादातर ब्राह्मण हैं, तो आखिर ये लोग अपनी फिल्म में इस तरह का नैरेटिव क्यों डाल रहे होंगे? तो इसका सीधा सा जवाब है इनकी वामपंथी विचारधारा। देखिए, वामपंथी विचारधारा जब इंसान के मन में घर कर जाती है तो समाज को देखने का और समझने का उनका नजरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ वही देखता है जो उसे देखने को बोला जाता है, और फिर वही सोच वो अपनी कलम और कैमरे के जरिए बड़े पर्दे पर लाकर रख देता है, क्योंकि उसके आगे एक वामपंथी कुछ भी नहीं सोचता कि क्या सही है क्या गलत। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पीयूष मिश्रा जी का ये इंटरव्यू, जो कभी एक घोर वामपंथी हुआ करते थे। अरे गंदी चीज है, माँ गंदी चीज है, बाप गंदी चीज है, परिवार गंदी चीज है, तुम्हें समाज के लिए काम करना। अब समाज के हिस्से नहीं है क्या? तो नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं। ये सब देश अलग कुछ और है, समाज कुछ और है। क्रांति कहीं से आएगी, लाल बत्ती पे ठहरी हुई है, अभी तुम देखोगे अभी आएगी, क्रांति दौड़ती हुई आएगी। मतलब स्टालिन होता है, एक बंदा होता है जो सबका सरमार होता है, और जो सारे बंदे जूनियर होते हैं, और उस जूनियर को उसका मुँह ताकना पड़ता है, क्या काम करना है क्या नहीं, आज कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये जो है हम उससे सीख लेंगे। खैर, इस देश में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी की आज़ादी है, सबको अपनी विचारधारा के अनुसार काम करने की आज़ादी है। लेकिन वामपंथी विचारधारा, जो पहले भी फिल्मों में कहानी का रूप लेकर आता था और आज भी ले रहा है, उसका नकाब आदित्य दर जैसे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स जब उतारते हैं, तो इन सो कॉल्ड सेकुलर फिल्म मेकर्स और उनके चाहने वालों को कश्मीर फाइल्स, धुरंधर, केरला स्टोरी जैसी फिल्में प्रोपेगेंडा ही लगती हैं। आज धुरंधर ने सदियों से चली आ रही पाकिस्तान के अमन परस्त वाले नैरेटिव को न सिर्फ तोड़ कर रख दिया है, बल्कि वो सारे सच जो बाएं हाथों से कलम चलाने वाले फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों में छुपाया था, वो सारा फर्जी भाईचारा, वो सारा प्रेम जो आईएसआई और पाकिस्तानी के लिए भर भर उनकी फिल्मों में दिखाया जाता था, उसको एक ही झटके में खत्म कर दिया है। और यही कारण है कि फराह खान जैसी फिल्म मेकर जो कहती है कि वो अपने फिल्म में एक मुस्लिम को विलेन नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मैं हूं ना फिल्म में विलेन का नाम राघवन रखा था, उसकी धुरंधर से सबकी जली तो है। खैर, अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या ये सारे फिल्म मेकर्स जो लेफ्ट विचारधारा लेकर चलते हैं, वो सब क्या एंटी नेशनल है? तो गुरु, ऐसा नहीं है। वो भी देश के लिए सोचते हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका अलग है, क्योंकि उन पर लेफ्ट आइडियोलॉजी इस कदर हावी हो जाती है कि वो इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि कब वो राजनीतिक विरोध करते करते देश और धर्म का विरोध करने लगते हैं। अब जैसे कि प्रकाश राज को ही देख लीजिए, बहुत बड़े और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, लेकिन इनके रियल लाइफ की विचारधारा को देखिए। इनकी नज़र में भारत हिंदू फांसीवादी देश है। ये चंद्रयान का मजाक भी बनाते हैं, सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया और रामलीला को बच्चों की ब्लू फिल्म समझते हैं, और उस कन्हैया लाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं जो भारतीय सेना को बलात्कारी कहता है। हिंदी भाषा में फिल्मों को डब करके पैसे कमाते हैं, लेकिन क्योंकि राजनीति चमकाना है तो हिंदी भाषा का विरोध भी करते हैं। और अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये कम्युनिस्ट विचारधारा ऐसा क्यों करवाती है? तो जवाब बिल्कुल सीधा है कि कम्युनिस्ट कंट्रियों को भी पता है कि अगर भारत में अपने आइडियोलॉजी की सरकार बनाना है, अपनी विचारधारा के लोगों को सत्ता में बैठाना है, तो पहले भारत के लोगों के मन में ऊंच नीच, जात पात, भाषावाद, हिंदू मुस्लिम का जहर भरना होगा, ताकि ये लोग सब कुछ भूलकर इन्हीं सब मुद्दों पर लड़ते रहें। क्योंकि जब आपस में लड़ेगा भारत, तभी तो बटेगा भारत। और इन सब के बावजूद उन्हें यह भी पता है कि भारत का वो तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक भारतीय सेना मजबूती के साथ बॉर्डर पर तैनात है। और भारतीय सेना मजबूती के साथ इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि उन्हें खुद से ज़्यादा अपने परिवार वालों पर भरोसा होता है कि वो उनके भरोसों को टूटने नहीं देंगे। और
और यही कारण है कि अक्सर अपनी फिल्मों और वेब सीरीज में ये वामपंथी कुछ न कुछ ऐसा एजेंडा डालते हैं जैसे कि भारतीय सैनिकों को उनके परिवार वाले सेना में भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी हो। खैर, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार वालों को शेयर जरूर कीजिएगा और हिंदुस्तान के सिनेमा की हकीकत सबको बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूं जल्द नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।